हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं। एक नूर खान एयरपोर्ट पे गिरा है और कुछ और दूसरे इलाकों में गिरे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का ये डर देखिए, उनके इस खौफ को महसूस कीजिए, उनकी बॉडी लैंग्वेज पढ़िए जो बता रही है वो बेहद भयभीत हैं। शहबाज के इस डर की, इस खौफ की वजह है ऑपरेशन सिंदूर। कल तक बड़ी बड़ी बातें करने वाले, हिंदुस्तान को आंख दिखाने की हिमाकत करने वाले, गीदड़ भपकी देने वाले, टैंक पर चढ़कर अपनी बुज़दिल सेना का हौसला बढ़ाने का दिखावा करने वाले शहबाज आज सन्नाटे में हैं और कबूल कर रहे हैं भारत के हमले से पाकिस्तान को बड़ी चोट पहुंची है। कल तक जो पाकिस्तान कह रहा था ऑपरेशन सिंदूर से उसका बाल बाका नहीं हुआ, आज उस पाकिस्तान का मुखिया कबूल रहा है हिंदुस्तान का ऑपरेशन सिंदूर बेहद सफल रहा। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान के एयरबेस को धुआं कर दिया। पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए हिंदुस्तान की सेना ने 6 और 7 की दरमियानी रात को ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, जिसमें भारत ने पाकिस्तान की सीमा को लांघे बिना पीओके और पाकिस्तान में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था। आपने उन्हें सामने से हमला करके मारा। आपने आतंक के तमाम बड़े अड्डों को मिट्टी में मिला दिया। 9 आतंकी ठिकाने बर्बाद हुए, 100 से ज्यादा आतंकियों की मौत हुई। आतंक के आकाओं को अब समझ आ गया है भारत की ओर नजर उठाने का एक ही अंजाम होगा, तबाही। हिंदुस्तान के इस एक्शन से पाकिस्तान कांप गया था और अपनी जनता को दिखाने के लिए भारत पर पलटवार की कोशिश की थी, जिसे भारतीय सेना ने सिफर कर दिया था। लेकिन उसके बाद भारत ने जो किया उसे सोचकर आज भी शहबाज और उसके आर्मी चीफ मुनीर सहम जाते हैं, कांप जाते हैं। 9 और 10 की दरमियानी रात में तकरीबन 2:30 बजे सिपा सलार जनरल सईद आसिम मुनीर ने मुझे सिक्योर फोन पे मुझे बताया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं। एक नूर खान एयरपोर्ट पे गिरा है और कुछ और दूसरे इलाकों में गिरे हैं। सुना आपने, शहबाज अब खुद कबूल रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर बेहद सफल रहा। वो हिंदुस्तान के एक्शन से घबरा गए थे, आधी रात को नींद से जाग गए थे। अब हम आपको उस नूर खान एयरबेस की पहले और अब की तस्वीर दिखाते हैं, जिसे भारत की मिसाइल ने खंड खंड कर दिया। तस्वीर में साफ देखा जा सकता है हमले के बाद नूर खान एयरबेस पूरी तरह नेस्तनाबूद हो गया। नूर खान एयरबेस रावलपिंडी के चकलाला में स्थित है। ये एयरबेस इस्लामाबाद से महज 10 किलोमीटर दूर है। ये काफी एक्टिव एयरबेस है, जिसके परिसर में बेनजीर भुट्टो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी शामिल है। इस बेस में PAF कॉलेज चकलाला भी स्थित है, जो विमानन कैडेट को ट्रेनिंग देता है। नूर खान एयरबेस में लॉकहीड C-130 हरकुलिस जैसे PAF परिवहन विमान, इल्यूशन IL-78 रिफ्यूलर्स और कराकोरम 8 जैसे ट्रेनिंग विमान मौजूद हैं। पाकिस्तानी सेना के जनरल हेडक्वार्टर प्लांस डिवीजन देश की परमाणु कमान की संचालन शाखा के आसपास होने के कारण ये बेस पाकिस्तान के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसे भारतीय हमले ने तबाह कर दिया। ये पाकिस्तान के लिए बड़ा सबक है। अगर उसने अगली बार हिंदुस्तान पर अटैक की हिमाकत की तो नुकसान इससे कहीं बड़ा और गंभीर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर फिर पाकिस्तान को किस बात का ग्रुप है। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड तपेश चौधरी डिफेंस एक्सपर्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विंग कमांडर रिटायर्ड SS सुधाकरन डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं सुधाकरन साहब के पास चलूंगा। सुधाकरन साहब,
खुद अगर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इस बात को कबूलते हैं और कहते हैं कि साहब हिंदुस्तान की सेना ने हमारे तमाम कई ठिकानों को तबाह कर दिया, और ये बात किसी और ने नहीं बल्कि मुल्ला मुनीर जो वहां की सेना अध्यक्ष हैं उन्होंने बताया, तो अब ये कबूलनामा अगर पाकिस्तान का है तो फिर पाकिस्तान विजय जुलूस क्यों मना रहा है? देखिए, हमें उस पर ज्यादा गौर करना नहीं चाहिए, बल्कि हमारी बहस इस पे होनी चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर का वास्तविक उद्देश्य क्या था। जी, ऑपरेशन सिंदूर केवल एक जवाबी हमला नहीं है, एक पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद और छल युद्ध मशीनरी की के मुख्य सूत्रधारों को समाप्त करने के लिए एक पूर्ण रणनीतिक मिशन का शुरुआत है। इसके लक्ष्य क्या थे, पहले हमें यह समझना पड़ेगा। पहला लक्ष्य यह था कि हमने ये बोला था कि आतंकवाद को जो प्रोत्साहित करते हैं, उनके जो सरगना हैं, उनका सफाया। दूसरा लक्ष्य ये था कि आतंकवादी जो इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं, उनका सफाया, जिसको डिसमेंटल करने का एक मिशन था। और पाकिस्तान से ये कबूलनामा करवाने का कि आगे से वो इस रास्ते पे चलेंगे नहीं। अगर आप ये देखेंगे कि हमने जरूर उनको एक संदेश जरूर भेजा है, और अगर आप प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट अगर आपने सुना है राष्ट्र के नाम पे जब उन्होंने संबोधित किया था, तो उन्होंने ये कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर अभी थमा नहीं है, उन्होंने रोका नहीं है उसको, अभी थोड़ी देर के लिए उसको स्थगित किया गया है। तो ये अगर बाज नहीं आएंगे तो और भी होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारा लक्ष्य बड़ा स्पष्ट है कि हमें 6 टारगेट्स को न्यूट्रलाइज करने हैं। और वो 6 टारगेट्स कौन हैं? जनरल आसिम मुनीर, DGISI, हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर, सैयद सलाउद्दीन और दाऊद इब्राहिम। इन 6 को हमें, मतलब जब भी वो हमारे निशाने पे आते हैं उनको निकाल देना है। जैसे कि इजराइल और अमेरिका ने मिलके इस्माइल हनिया और बाकी के आतंकवादियों को मतलब चुन चुन के जैसे मारा था। चाहे हमारा 5 साल लगे, 10 साल लगे, जैसे ओसामा बिन लादेन को उन्होंने कई साल बाद ढूंढ के एक ऑपरेशन किया था। ऑपरेशन सिंदूर तब ही खत्म माना जाएगा जब पहले चरण में इन 6 लोगों को हम न्यूट्रलाइज कर देंगे। इससे क्या होगा कि भारत की जो रणनीतिक श्रेष्ठता स्थापित होगी और पाकिस्तान को कई मानसिक या राजनीतिक जीत का भ्रम नहीं रहेगा। अभी भी वो यही कह रहे हैं कि तुमने कुछ नहीं किया, हमारा कुछ नहीं हुआ, ड्रॉ हो गया, तुमने मुझसे मांगा, मैंने तुमसे नहीं मांगा, अभी कंडीशन पे हम बात करेंगे। ये भ्रम हमें मिटाना, तभी हम मिटा पाएंगे जब हम इन लोगों को इनके घर में ठोकेंगे, एग्जैक्टली लाइक जैसे इजराइल ने या अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन या इस्माइल हनिया का किया था। पश्चिम और चीन जैसे देश जो इस प्रॉक्सी तत्वों को उपयोग कर भारत की उन्नति को रोकते रहे हैं, उन्हें करारा जवाब मिलेगा इससे। तीसरी चीज, पाकिस्तान की सेना की मनोबल और नेतृत्व प्रणाली ध्वस्त हो जाएगी, और यह बहुत जरूरी है। पाकिस्तान में नागरिक सरकार को उभारने का अवसर मिलेगा हमें, और हम उसको प्रोत्साहित कर सकते हैं, और फिर वो हमारे काबू में रहेंगे और सेना की पकड़ बिल्कुल कमजोर हो जाएगी। वहां पे बलूचिस्तान जैसे इलाकों में संभावित विघटन की शुरुआत हो सकती है, और भारत पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान को पुनः प्राप्त करने की दिशा में कदम बढ़ा सकता है। ये इससे हासिल होगा। अंतिम संदेश ये है कि अगर हम इसको मतलब संक्षिप्त में अगर हम देखें तो ये एक प्रतिशोध की बात नहीं रही है। अभी वो हमने कर लिया सर, 2016 में कर लिया सर्जिकल स्ट्राइक में, और 2019 में बालाकोट में कर लिया, और उन्होंने उनका कुछ कुत्ते का पूंछ ना सीधा नहीं हुआ। ये लातों के बूट हैं, ये बातों से नहीं मानते। ये परे क्षेत्र की रणनीतिक मतलब वहां पे जाके टारगेट करने की बात है। भारत को एक स्पष्ट संदेश देना होगा, दुनिया को मूर्ख बनाना बंद करो, आतंक के ढांचे को नष्ट करो, और नहीं तो हम तुम्हारे सिस्टम को एक एक ईंट
एक एक नाम के साथ ध्वस्त करते रहेंगे। और ये है ऑपरेशन सिंदूर का असली मकसद। हमें ये नहीं करना है कि कल परसों में इसको निपटाना है, बस उनको हमेशा जैसे डंडा लगा के रखो और हिलाते रहो, उनको उनको बस दर्द होती रहनी चाहिए। ये हमारा मकसद है। इसमें क्या होगा उनको कि दर्द उनकी होता रहना चाहिए। लेकिन सुधाकरन साहब, कभी कभी, क्योंकि ये आज की बात नहीं है, कई दशकों से हम देख रहे हैं और भारत इस तरह का दर्द देता रहा है। भारत ने तो एक ऐसा भी दर्द दिया है कि जब पाकिस्तान के टुकड़े हो गए, बावजूद इसके पाकिस्तान मानता नहीं है। पाकिस्तान अपनी सरजमी का इस्तेमाल आतंकवादियों के लिए करता है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान की सीमा में कई आतंकवादी हमले, आतंकवादियों के ठिकानों को तबाह किया और चर्चा इस बात को लेकर हुई, चेतावनी भी दी गई कि आप कभी अपने जमीन का इस्तेमाल आतंकवाद और आतंकवादियों के लिए नहीं करेंगे। लेकिन बावजूद इसके क्या वो मान जाएगा, इसकी गारंटी क्या है? ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड तपेश चौधरी मेरे साथ मौजूद हैं। तपेश जी, क्या माना जाए, क्योंकि इतनी बड़ी कार्रवाई होने के बाद ये सबने देखा कि पाकिस्तान की जमीन से किस तरह के आतंकवादी सबूत निकले, किस तरीके से आतंकवादी निकले, और खुद लश्कर का जो चीफ है उसने इस बात को कबूल किया। लेकिन जैसा कि जिक्र कर रहे थे, वहां पर हाफिज सईद भी है, वहां पर लश्कर का चीफ भी है, वहां पर दाऊद इब्राहिम भी है, उसको लेकर किसी तरह का कबूलनामा, कार्रवाई की बात अब तक तो दिखाई नहीं दी है। तपेश जी, पहले मैं इस बात पे थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूंगा कि जो प्रधानमंत्री उनके हैं, उन्होंने अब ये कबूल करना शुरू कर दिया है कि हमारे ऊपर अटैक हुआ। मुझे मुनीर साहब ने इंफॉर्मेशन दी जी। देखिए, ऐसा है कि जब भी कोई बहुत अच्छा मिशन होता है ना, वो प्योरली इंटेलिजेंस के बेस पे होता है। जब आपकी इंटेलिजेंस अच्छी होती है तो मिशन प्लानिंग अच्छी होती है, और जब मिशन प्लानिंग अच्छी होती है तो उसका एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा होता है। और जब कोई भी मिशन या कोई भी एयर कैंपेन करनी जाती है, तो ओबियसली जब दो देशों के बीच में होती है, वो भी पाकिस्तान जैसे रोग नेशन के साथ, तो उसमें प्रोपोगंडा एक बहुत बड़ा क्रिएट किया जाता है। क्योंकि इसलिए क्रिएट किया जाता है क्योंकि पाकिस्तान पॉलिटी और आर्मी का सर्वाइवल हम सब जानते हैं किस बेस पे है। ठीक है, वो आपने भी देखा है इमरान खान के इंसिडेंट में क्या हुआ था, कहां कहां लोग घुस गए थे। तो इसलिए अपने सर्वाइवल के लिए उनको वो प्रोपोगंडा खेलना पड़ता है, दैट इज वन। लेकिन जब भी कोई एयर कैंपेन होती है, एक्चुअली जब हम, जरूरी नहीं है कि हम कोई लड़ाई लड़े उसी से लेसन सीखें। और हम लोग भी जब एयरफोर्स में थे तो वर्ल्ड ओवर जितनी भी एयर कैंपेन्स हुई हैं, खासकर, मतलब वैसे तो वॉर्स की बात करते हैं, लेकिन मेनली एयर कैंपेन, चाहे वो अरब इजराइल हो, चाहे वो इराक वॉर हो, चाहे अफगानिस्तान वॉर हो, पूरे वर्ल्ड की उस पर नजर रहती है कि इस एयर कैंपेन में एक्चुअली हुआ क्या, क्या गलतियां हुई, क्या लेसन हुए। और अगर कोई एयर कैंपेन ऑपरेशन सिंदूर की तरह बहुत अच्छी तरीके से की गई है तो वो पूरे वर्ल्ड के लिए एक लेसन होता है। ये जो एयर कैंपेन है, ये अगले 10, 20, 50 सालों तक ये किताबों में पढ़ाया जाएगा कि इस तरह की बात हुई थी। जब पूरा वर्ल्ड अब इसको रिकॉग्नाइज करने लगा है, ब्रह्मोस को रिकॉग्नाइज करने लगा है, और हर तरह से हर जगह हर कंट्री में जितने भी लोग रिसर्च एनालिस्ट हैं या एक्स डिफेंस ऑफिसर्स हैं, सबने ये बोला है कि भारत ने जो एग्जीक्यूशन किया पहले दिन और उसके बाद 1.5 घंटे के अंदर जो 11 एयरफील्ड को ऑलमोस्ट उनकी 20% एयर पावर को जमीन पे बिठा दिया, ये एक बहुत बड़ा कदम था। तो ये पाकिस्तान कितना भी प्रोपोगंडा कर ले, एक्सेप्ट कर ले, नहीं कर ले, लेकिन ये वर्ल्ड के सामने आएगा और फाइनली पाकिस्तान का मजाक उड़ना शुरू हो जाएगा, जो मजाक उड़ भी रहा है ऑलरेडी। जो पाकिस्तानी अब कुछ बोल रहे हैं तो सिर्फ वो हंसी का पात्र बन रहे हैं, मस्खरे बन रहे हैं। तो इसलिए वर्ल्ड उनको सीरियसली नहीं ले रहा, और इसलिए इनको एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा, और उन्होंने धीरे धीरे कर भी लिया। आपने देखा ट्रम्प साहब भी पीछे हट गए। तो ये जो प्रोपोगंडा है, ये सब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, और पाकिस्तान एक दिन मानेगा कि हाँ, हमारे इतने एयर बेसेस तबाह हुए, हमारा अवेक्स तबाह हुआ, हमारा JF-17 गिरा, हमारी 20% एयर पावर जमीन पे थी। ये अपने आप मानना शुरू कर देंगे। जहां तक है, मैं विंग कमांडर सुधाकरन के इस स्टेटमेंट से बहुत सहमत हूं कि ऑपरेशन सिंदूर का ऑब्जेक्टिव शुरू में हमें पता था कि क्या है, और हमने वो ब्यूटीफुली अचीव किया। उसके बाद हमने जो रिटेलिएट किया उससे अपनी ताकत भी दिखा दी। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर को कंटिन्यू करना चाहिए। पाकिस्तान नहीं सुधरेगा, ये पूरे वर्ल्ड को पता है कि आतंकवादी कहां पे, होल वर्ल्ड टू सी। पर आप देखिए कि ये जो वर्ल्ड है ना, ये इकोनॉमिकल वर्ल्ड है। सब अपना अपना बिजनेस और अपना अपना रिक्वायरमेंट देखते हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चाइना हो। किसी को पाकिस्तान की उन्नति से या पाकिस्तान के खराब होने से या पाकिस्तान के बर्बाद होने से फर्क नहीं पड़ता। सब अपने इंटरेस्ट को देखना चाहते हैं।
सिर्फ इंटरेस्ट कुछ देशों का ये तो हो सकता है कि पाकिस्तान सीरिया की तरह, अफगानिस्तान की तरह इतना ना टूट जाए कि वो पूरे वर्ल्ड के लिए, क्योंकि न्यूक्लियर पावर्ड स्टेट है तो पूरे वर्ल्ड के लिए खतरा हो जाए, तो इतना तो निश्चित है। इसलिए जो भारत ने अभी डिप्लोमेसी शुरू की है कि इनके न्यूक्लियर जो वेपन्स हैं वो सेफ हाथों में नहीं है, ये कभी भी आतंकवादियों के हाथ में आ सकते हैं, ये ट्रिगर हैप्पी लोग हैं, ये कभी भी ट्रिगर दबाने की धमकी देते हैं, तो इन पे कंट्रोल लगाना चाहिए, चाहे वो अमेरिका के थ्रू हो, चाहे वो IAEA के थ्रू हो, चाहे वो UN के थ्रू हो, और ये कंटिन्यू प्रेशर रहना चाहिए। और हमें ऑपरेशन सिंदूर तभी खत्म करना चाहिए, या हमें सिंधु जल समझौते पे तभी विचार करना चाहिए जब हमारी शर्तें मान ली जाए कि जो लिस्टेड आतंकवादी हैं पहले ये भारत के अपराधी हैं, हमें हैंड ओवर करना करो, वरना इस ऑपरेशन सिंदूर को सिर्फ हैप्पी लकी होके हमने छोड़ देना, ये देश के हित में नहीं होगा। मेरी सबसे अपील है, जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, कि हमें इसको बढ़ाना चाहिए और हमें अपनी शर्तों पे ही इसको खत्म करना चाहिए, और इन आतंकवादियों को जरूर भारत का हिस्सा बनाना चाहिए, यहाँ के न्यायिक सिस्टम का हिस्सा बनाना चाहिए। बिल्कुल। अब इस बात को लेकर तो सरकार भी कह चुकी है, सेना भी कह चुकी है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर स्थगित किया गया है, खत्म नहीं किया गया है। अगर इस तरह की घटना हुई तो फिर अंजाम और बेहतर, अंजाम पाकिस्तान के लिए और खराब हो सकता है। सुधाकरन जी हमारे साथ मौजूद हैं। सुधाकरन जी, वैसे तो मैं जब एक बात कहना चाहूंगा आपको, बस एक 30 सेकंड के लिए टोकूंगा कि ये खत्म नहीं हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है ऑपरेशन सिंदूर सालों साल नहीं चल सकता। आप समझिए डिप्लॉयमेंट की एक कॉस्ट होती है, कोई भी सर्विस, कोई भी फौज 10 साल, 5 साल, 4 साल कंटिन्यूअसली इतने हाई अलर्ट पे नहीं रह सकती, एग्जॉस्ट होती है, ठीक है। तो इसके लिए एक डिफाइनेड टाइमलाइन होनी चाहिए कि 1 साल, 2 साल, 1.5 साल, वो तो निश्चित है, लेकिन हम ये कहें कि हम इसको लाइफ लॉन्ग चलाते रहे, वो नहीं, उस ऑपरेशन का कोई मतलब अच्छा नहीं होता। तपेश जी, तपेश जी, आप क्या मानते हैं कि अभी तक जो ऑपरेशन सिंदूर का मकसद था, वो ऑपरेशन सिंदूर का मकसद पूरा हुआ या अभी बाकी है? नहीं, ऑपरेशन सिंदूर का जो मकसद था, जो मिशन प्लान किया गया था ऑपरेशन सिंदूर के लिए, ये वो 100% ऑब्जेक्टिव ब्यूटीफुली अचीव हुआ। और इसमें अगर जो ट्रिगर हैप्पी लोग हैं वो ये बोल रहे हैं कि हमने एक रफाल मार दिया, हमने एक MiG-29 मार दिया, मनोज जी कोई फर्क नहीं पड़ता, वॉर में लॉसेस होते हैं, लेकिन वॉर इज नेवर जज्ड बाय द लॉसेस, वॉर इज जज्ड बाय द ऑब्जेक्टिव अचीव्ड और नॉट अचीव्ड। द इंडिया ब्यूटीफुली अचीव्ड द 100% ऑब्जेक्टिव। अगर कोई इसमें खुश होता है हमारे 2 एयरक्राफ्ट मार लिए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर का ऑब्जेक्टिव अचीव हो चुका है। ओनली थिंग कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद DGMO ने अगले दिन DGMO पाकिस्तान को फोन करके बोला था, ये हमारा एक्शन था, कंप्लीट हो गया, हम आगे वॉर नहीं चाहते, हम तुम्हारे खिलाफ नहीं है, पर उन्होंने बोला कि आपको जवाब मिलेगा। उन्होंने जवाब दिया, हमने बहुत बढ़िया जवाब दिया। जब ये स्ट्रेच हो चुका है और सिंधु जल समझौता जो समझौता है वो अबेंस में है, तो अब हमें इस स्थिति का फायदा डेफिनेटली उठाना चाहिए और इस सरकार को अपनी शर्तों को बना के पुश करना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर को हम स्थगित तभी करेंगे जब हमारी ये मांगे पूरी हो जाएगी। सुधाकर जी मेरे साथ मौजूद है। सुधाकर जी, जिस बात का जिक्र तपेश जी कह रहे हैं कि हमने 100% हासिल किया है ऑपरेशन सिंदूर का मकसद, लेकिन अभी 100% हासिल करना और बाकी है, और ये बहुत लंबे समय तक नहीं खिंच सकता। हमें 1 साल, 6 महीने, 1.5 साल तक इसमें कुछ ना कुछ एक और बेहतर रिजल्ट देना होगा, पाकिस्तान को सबक सिखाना होगा। देखिए, यहाँ पे हमें एक और चीज जानना पड़ेगा कि ये ऑपरेशन सिंदूर जो है भारत के इतिहास में एक बहुत ही अलग किस्म का ऑपरेशन है। इसको अभी तक जो ऑपरेशन, जो ट्रेडिशनल ऑपरेशन जो हम कन्वेंशनल फोर्सेस के नजरिए से देखते हैं, उसके नजरिए से देखना नहीं चाहिए। ये मैं कई चैनल में ऑलरेडी कह चुका हूं। भारत ने इस बार एक बहुत ही अलग कूटनीति का दिया है, मतलब परिचय दिया है। उसको स्ट्रेटेजिक ड्युअलिटी कहते हैं। मतलब स्ट्रेटेजिक ड्युअलिटी का ये मतलब है कि मैं जब चाहे सो जाऊंगा, जब चाहे जब जाऊंगा, जब मुझे गुस्सा आएगा मैं आके एक तमाचा मार के वापस चले जाऊंगा। मैं कब करूंगा तुम्हें पता नहीं होगा, तुम अलर्ट पे रहोगे, मैं अलर्ट पे नहीं रहूंगा, मुझे पता है मुझे क्या करना है। हमेशा हमारा तो ORP और बाकी स्टेट ऑफ अलर्टनेस तो रहता ही है, तो वो तो मैं मिनिमम क्रेडिबल अलर्टनेस तो मैं रखूंगा ही रखूंगा। लेकिन कब मेरा गुस्सा उफान में चढ़ जाएगा और मैं कब क्या करूंगा वो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। दैट इज ये समझना बहुत जरूरी है। हमारी ऑपरेशंस अभी बहुत चेंज हो चुके हैं। अभी देखिए, डॉक्ट्रिन में हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज हुआ है, और वो ये है कि एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। इसका क्या मतलब हुआ? अगर आप यहां पे कोई आतंकवादी घटना का अंजाम देते हैं,
भाई साहब अगले मिनट ही मैं आपको टारगेट कर सकता हूं अगर मुझे चाहिए तो। मैं आपसे सुधाकरन ये जी, नहीं पूछूंगा कि मैं ये करूंगा। सुधाकरन और जी, क्या statement मान लिया दूंगा। जाए, जैसे पूरी दुनिया इस बात का जिक्र कर रही है थोड़ा कि कंप्लीट करने पाकिस्तान। दीजिए, मैं एक फ्लो में हूं तो जी आपको प्लीज थोड़ा ठीक से समझ में आएगा। कर लीजिए। तो ये हमारी डॉक्ट्रिनल चेंज है, और इस डॉक्ट्रिन को मेंटेन अगर आपको करना है तो सिंदूर जैसा एक ऑपरेशन परपेचुअली रहेगा विदाउट इंफ्लिक्टिंग कॉस्ट ऑन आवर साइड, व्हिच मींस आई कैन कॉल इट बैक। व्हाट काइंड ऑफ अ डिटरेंस आई विल मेंटेन वो मेरे ऊपर है। मैं कि किस तरह की मैं पोस्चरिंग मेंटेन करूंगा वो मेरे ऊपर है, वो मैं दुश्मन को नहीं बताऊंगा। लेकिन दुश्मन हमेशा इसमें रहेगा, यार ये कब आके मुझे मार दे मुझे नहीं पता। 10-15 ब्रह्मोस हमेशा तैयार रहेंगे, 10-20 एयरक्राफ्ट हर बेस में तैयार रहेंगे, और कब मैं उड़ूंगा कब नहीं करूंगा वो नहीं पता चलेगा। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि भारत अभी एक सुपर पावर बन चुका है। ये 3 दिन जो हैं हमने विश्व में सबको ये बता दिया है कि हमारी ताकत क्या है। सुपर पावर का मतलब होता है कि ताकत हमने दिखा दिया, और हम किसी से कम नहीं है। हम वहां पे हैं, टॉप 3 में हैं, इकोनॉमिकली पहुंच चुके हैं वहां पे, परचेसिंग पावर पैरिटी में हम ऑलरेडी वहां पे हैं, चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं नॉर्मल कैलकुलेशन में, और अभी 6 महीने में हम जर्मनी को भी ओवरटेक करके 3rd पोजीशन में पहुंच जाएंगे। मतलब हम दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है और महाशक्ति है। और मिलिटरीली भी हमने ये दिखा दिया कि कल चाइना और यूएस भी डरेगा कि ये इनकी जो स्ट्रेटेजी है, जो टेक्टिक्स है, भले ही टेक्नोलॉजी के मामले में हम थोड़े पीछे हों, बट जो मैन बिहाइंड द मशीन की जो बात है अभी तक जो चला आ रहा है उसमें हम काफी आगे निकल चुके हैं और प्रमाणित हो चुका है। दूसरी चीज, टेक्नोलॉजी में हमें अभी देखिए, हम अभी कहीं नहीं है वर्ल्ड के स्टैंडर्ड के हिसाब से। लेट अस बी फ्रैंक अबाउट इट। इसको अगर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे हम ग्रो नहीं करेंगे। अगर हमने ये सोच लिया कि पाकिस्तान को मार लिया और हमने कुछ बड़ा अचीव कर लिया, जी बिल्कुल नहीं। आप टेक्नोलॉजी में चाइना और यूएस के मुकाबले में बहुत पीछे हैं, और एआई जैसे टेक्नोलॉजी तो आपने अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया है। जिस चीज को आप एआई बोलते हैं वो एआई दरअसल है ही नहीं। इन चीजों को आप समझिए, और मैंने ये कई प्लेटफॉर्म में ये पहले भी मैं बोलता आ रहा हूं और मैं आज भी बोल रहा हूं, जो आपकी जो वेपन्स हैं वो अभी टेस्ट नहीं हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान आपको टेस्ट कर ही नहीं पाया। 400-500 ड्रोन जरूर आए थे, लेकिन पाकिस्तान ने उसको 28 जगह पे बिखेर के रख दिया, तो हमारे लिए थोड़ा एक्चुअली काम आसान हो गया था। क्योंकि मैं एक एयर डिफेंस वाला बंदा, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ सब चीजें। भारत को अभी मतलब आगे की तरफ प्लानिंग करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। भारत अब केवल एक सीट मांगने वाला देश नहीं रहा है, अब हम वो मेज हैं जहां निर्णय लिए जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने सुधाकरन जी। तपेश जी, सुधाकरन जी का ये कहने का मतलब है कि भारत बहुत आगे जा चुका है और भारत को थोड़ा सा चीजों को व्यवस्थित करने की जरूरत है। अगर वो व्यवस्थित कर लिया जाए तो शायद एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक बड़ा संकेत जा सकता है, और महाशक्ति के तौर पर तो भारत की उपस्थिति हो ही चुकी है। लेकिन तपेश जी, आपने देखा कि दोपहर में 3:30 बजे बात हो गई थी, 5 बजे तक सीज फायर की घोषणा हो चुकी थी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे थे, और संबोधित कर रहे थे उस वक्त, और संबोधन के बाद भी पाकिस्तान की तरफ से लगातार ड्रोन से अटैक किए जा रहे थे। उसके दूसरे दिन भी लगातार पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन से अटैक किए जा रहे थे, ड्रोन्स भेजे जा रहे थे। ये पाकिस्तान की हिमाकत देखिए, तब जबकि सीज फायर हो गया था, दोनों तरफ के डीजीएमओ की बातचीत हो चुकी थी। अब सबसे बड़ी बात है कि भारत ने कहा कि आप अगर कोई भी आतंकवादी हमला प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर करेंगे तो इसे वॉर ऑफ एक्ट माना जाएगा। आपको तपेश जी क्या भरोसा है, क्योंकि आपको भी पता है कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो सेना के पास है, पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो आतंकवादी और आतंकवादी संगठनों के पास है, और जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तानी ठिकानों पर हमला किया है, उसकी जमीन से आतंकवादी निकले हैं, तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान की जमीन पर जो सेना है, आईएसआई है और आतंकवादी संगठन है, वो भारत में किसी भी तरह की आतंकवादी घटना नहीं करेंगे? इसकी गारंटी है। और क्या करेंगे तो वाकई फिर युद्ध के आसार दिखाई देंगे?
करेंगे। सीधा सीधा जवाब तो ये है, वो डेफिनेटली करेंगे। जी। जब भी पुराने जितने भी, चाहे वो बालाकोट हो, उरी हो, उससे पहले भी जो भी हमने छोटे मोटे ऑपरेशंस किए, थोड़े दिन की शांति रहती है, फिर वो उसी पे आ जाते हैं। उसका बैकग्राउंड बताता हूँ वो क्यों करेंगे। जब से हमारे देश का विभाजन हुआ, पाकिस्तान आर्मी के लोग हमारे ही लोग थे, और हमारी आर्मी उधर गई तो लड़ने के तरीके, समझने के तरीके सही थे। पाकिस्तान, इंडिया ग्रो करता रहा, पाकिस्तान उतना ग्रो नहीं कर पाया, और पाकिस्तान आर्मी बेस्ड नेशन रह गया, और कई बार वहां पे आर्मी ने कूप करके सत्ता भी चलाई। आर्मी की, जो पाकिस्तान की आर्मी है ना, वो बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड है इंडियन से मतलब मैं कहूंगा इंडियन आर्मी से ऑब्सेस्ड है, और हर वॉर हारने के बाद वो ज्यादा ऑब्सेस्ड होती चली गई। जब उन्होंने देखा 1971 के बाद, और जो उसके बाद भी जो ऑपरेशन हुए छोटे मोटे मेघदूत वगैरह, तो इन्होंने ये मान लिया कि हम पाकिस्तान इंडियन आर्मी से हम सीधे सीधे नहीं जीत सकते। तो उन्होंने दो चीजें अपने यहाँ जोड़ी, जो वो चाहते थे कि हम कैसे जीत सकते हैं। पहला, उन्होंने कोशिश की न्यूक्लियर पावर बनाने की, कि एक तो न्यूक्लियर डिटरेंस हो जाएगा। दूसरा, उन्होंने टेररिज्म को अपना आर्मी का एक्सटेंडेड हैंड बना लिया। तो और उसके बाद वो लाइन आई कि इंडिया शुड ब्लीड बाय 1000 cuts। सो वो टेररिज्म उनकी आर्मी की परमानेंट पॉलिसी है, वो उस पॉलिसी को आसानी से नहीं छोड़ेंगे। उसके लिए हमें उस आर्मी को इतनी बुरी तरह हिट करना पड़ेगा कि वो आर्मी खड़े होके इंडिया को तो छोड़िए, अपनी पॉलिटिकल क्लास के सामने कुछ ना बोल पाए। तो उसके लिए वो इस तरह का एक्शन बहुत जरूरी है, तो ये करेंगे। दूसरी बात मैं आता हूं, ये देखिए डॉक्ट्रिन में चेंज तो हो गया, बट डॉक्ट्रिन को बनाने में और समझने में टाइम लगता है। एक स्टेटमेंट ऐड करने से एक्ट ऑफ टेररिज्म डिफाइन नहीं होता। आज भी इस वर्ल्ड में एक्ट ऑफ टेररिज्म की डेफिनेशंस बहुत ज्यादा हैं, कोई डेफिनेशन डिफाइंड नहीं है। अब मेरा मानना यह है कि कल को आर्मी वालों पे अटैक हो गया, 4 हिंदुस्तान बीएसएफ के जवान मार दिए टेररिस्ट ने, या आर्मी कैंपस पे हमला कर दिया जिसमें 2 जवान हो गए, क्या उसको एक्ट ऑफ टेररिज्म माना जाएगा? क्या सिर्फ सिविलियन को मारा जाएगा तब एक्ट ऑफ टेररिज्म होगा? क्या हम 18 लोगों के मरने का वेट करेंगे, या एक आदमी को मार देना भी एक्ट ऑफ टेररिज्म होगा? अभी भी 6 आतंकवादी मारे गए श्रीनगर में। उस दिन रात में भी घटना आई थी कि एक बंदे को घायल कर दिया था हमारे संतरी को, गेट पे 4 लोग घुसे थे। अब वो कौन थे? उनके कमांडोज थे, आतंकवादी थे, कौन थे? तो ये एक्ट ऑफ टेररिज्म की जो भाषा है और जो इसकी डेफिनेशन है, इसको बहुत अच्छी तरह से डिफाइन करना पड़ेगा। और तभी जब वो मैसेज जाएगा कि ये मेरे लिए एक्ट ऑफ टेररिज्म ये है, उसके बाद ही पाकिस्तान थोड़ा सुधरेगा और थोड़ा डरेगा। सुधाकर साहब की बात से मैं सहमत हूं कि हमें इतनी क्रेडिबल डिफेंस और डिटरेंस मेंटेन करनी चाहिए, जिससे कि पाकिस्तान हमेशा अलर्ट पे रहे। क्योंकि अलर्ट पे रहते रहते इंसान एग्जॉस्ट हो जाता है, वो नींद पे आ जाता है। और अगर ऐसी कोई घटना, मैं तो कहता हूं, अगर सिर्फ 2 आर्मी वालों को भी मार दिया तो हमें उसके खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए। तब धीरे धीरे करके ये सुधरेंगे कि भाई एनी इंसिडेंट इन इंडिया जिसका सबूत पाकिस्तान या पाकिस्तान के आकाओं की तरफ जाता है या वहां रहने वाले आतंकवादियों के लिए जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कह दिया है कि मैं अंतर नहीं करूंगा आतंकवादियों में और आतंकवादी के आकाओं में और सरकार में। तो जब हम ये 2-3 इंसिडेंट होंगे और हम उसका जवाब देंगे, तब पाकिस्तान सुधरेगा। क्योंकि आर्मी को जमीन पे बिठाना बहुत जरूरी है वहां की, वरना आज की डेट में अगर आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, आतंकवादी फिर से कोई घटना करेंगे, उनका एक्सटेंडेड हैंड ऑफ टेररिज्म है। वर्ल्ड में कहीं भी कोई घटना हुई है, उसके सबूत पाकिस्तान में जरूर पाएगा। आज तक तो वर्ल्ड ने भी बहुत कोशिश कर ली, चाहे वो अफगानिस्तान की घटना हो, लेकिन पाकिस्तान नहीं मानता। आपका कुल मिलाकर यही कहना है कि पाकिस्तान आतंकवाद की घटना जरूर करेगा। अब ये बात अलग है कि वो कब करेगा, इसका इंतजार करते हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, जयपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का एक बयान आया है। पाकिस्तान पर मोहन भागवत की 2 टूक है। उन्होंने कहा है कि हमारी ताकत दुनिया ने देख ली, भारत का कर्तव्य है कि विश्व को धर्म सिखाना, विश्व कल्याण के लिए शक्ति संपन्न होना आवश्यक है। शक्ति हो तो दुनिया प्रेम की भाषा भी सुनती है। किसी की शत्रुता नहीं करता, लेकिन उसकी शत्रुता करने वाले अगर दुस्साहस करेंगे तो उनको पूरा सबक सिखाने की ताकत भी भारत रखेगा और रखनी चाहिए। परंतु भारत की बात कुछ अलग है। ये भारत दुनिया में जीने के लिए ये करना पड़ता है, इसलिए करता है।
ऐसे सुधाकरन साहब मेरे साथ मौजूद है। सुधाकरन साहब, तपेश साहब ने कहा है कि पाकिस्तान सुधरेगा नहीं, वो आतंकवाद की घटना को जरूर करेगा और उसके लिए भारत को अलर्ट भी रहना पड़ेगा, सतर्क भी रहना पड़ेगा। अब वॉर ऑफ एक्ट किसे मानेंगे? क्या वो किसी भी तरह का छोटा बड़ा या घुसपैठ की घटना करता है, क्या उसे माना जाए? तमाम तरह की चीजें। और पहली बार मैं देख रहा हूं, इसके पहले तो पाकिस्तान अपने सैनिकों के शव भी नहीं दिखाता था और उसकी संख्या भी नहीं बताता। पहली बार वो कहता है कि साहब हमारे 11 जवान मारे गए, अधिकारी मारे गए, 78 लोग हमारे घायल हुए, 78 सेना के जवान जिनमें उनके सैनिक भी हैं और अधिकारी भी हैं, वो घायल हुए। पहली बार वो अपने आप को पीड़ित दिखाने की कोशिश कर रहा है। और जब उन्होंने इस बात का जिक्र किया, वो कहते हैं कि साहब हमारे एयरबेस तबाह हो गए और मुझे मुनीर ने बताया कि साहब ऐसे ऐसे भारत ने हमला किया, तो हमने मुंह तोड़ जवाब दिया और भारत के कई ठिकानों पर हमला कर दिया। वो ठिकाने कौन से हैं वो तो नहीं पता, लेकिन उन्होंने इस बात का जिक्र कर दिया। वो विजय जुलूस भी मना रहे हैं। तो क्या ऐसा लग रहा है कि वो अपने आप को पीड़ित दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? उन्होंने तमाम मुस्लिम देशों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह बताने की कोशिश की कि भारत ने आतंकवादी ठिकानों पर नहीं बल्कि हमारे धार्मिक संस्थानों पर हमला किया। इस बार वो संख्या भी बता रहे हैं, मरने वालों की संख्या बता रहे हैं, घायलों की संख्या बता रहे हैं। क्या वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को पीड़ित बताने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, पहले वो डेफिनेशन वाला डाउट मैं क्लियर कर देता हूं। ऐसा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसके पास पावर होता है ना, जो आम जनता होती है, आम जनता के लिए रूल कुछ और होता है और जिनके पास पावर होता है उनके रूल्स रेगुलेशंस अलग होते हैं। लेकिन सुधाकरन साहब, ट्रम्प साहब तो कह रहे हैं कि लाठी भी मेरी और भैंस भी मेरी। अब सुन लीजिए। तो हम वहां ट्रम्प साहब के पास आएंगे, अभी ये सुन लीजिए। तो ये भारत में भी आप देखते हैं कि जो अमीर लोग होते हैं वो गाड़ी चला देते हैं, उनको 5 मिनट में बेल हो जाता है। और यहाँ पे एक 5 रुपए का कोई आइटम कोई चुरा लेता है, वो 5-5 साल जेल में सड़ता है। तो प्रकृति का नियम यह है कि जिसके हाथ में पावर है उसके लिए कानून, नियम, डेफिनेशन सब अलग होता है। तो मैं यही कहने वाला था, यही मैं कह रहा था पहले भी, कि भारत एक सुपर पावर बन चुका है। तो पहले सुपर पावर जैसे बिहेव करना सीखे। वो भिखारी वाला जो बिहेवियर है ना, उसको हमें थोड़ा पीछे छोड़ देना चाहिए। ये देखना कि कोई मुझे वैलिडेट कर रहा है, कोई मुझे सपोर्ट कर रहा है, हमें कोई सपोर्ट की जरूरत नहीं है। बड़े पावर्स की पहली निशानी होती है वो अपना जंग, अपनी लड़ाई खुद लड़ते हैं, अपने पैरों पे खड़े रहते हैं। ये आप समझिए, आपके सपोर्ट में कोई नहीं आने वाला है, बल्कि आपके दुश्मन ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि लोग आपसे जलते हैं। जैसे आप एक मिडिल क्लास से अचानक रिच बन जाते हैं, उस मिडिल क्लास के जो आपके पड़ोसी होते हैं वो आपसे दिखाएंगे कि आपको देखे कि आप वो खुश हैं, लेकिन वो जलते हैं वो अंदर से। वो ये मौका देखते हैं कि इसको यार कब मैं नीचे कर दूं। और भारत का भी यही हाल है। तो बिग पावर्स हैव देयर ओन डेफिनेशन, तो हमें किसी डेफिनेशन की जरूरत नहीं है। हमने बोल दिया भाई, एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। अब कुछ टेरर एक्टिविटीज को मैं छोड़ दूंगा, जब मेरा मूड करेगा जाके मैं मार दूंगा। और मैं कभी 2 बार मारूंगा, 3 बार मारूंगा, 20 बार मारूंगा, इसका कोई मतलब, इन अ वॉर यू कैन नेवर टेल कि मैं कैसे मारूंगा और क्या वेपन यूज करूंगा। इट विल बी प्रोपोर्शनेट, इट विल बी डिस्प्रोपोर्शनेट, इट विल बी एब्सोल्युटली एज पर आवर चॉइस। यही हमें ये समझना पड़ेगा पहले। तो अब समय है कि हम भारतवासी भी इस सच्चाई को भीतर से स्वीकार करना शुरू कर दें, ना कि हम ऐसे पुरानी बातों पे उलझे रहें, तो हम कंफ्यूज ही रहेंगे। और बड़े पावर की सेकंड बात ये होती है कि स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी होना चाहिए कि मुझे करना क्या है। मुझे 20 साल आगे की सोचना है। हमें यह नहीं कि पाकिस्तान के साथ उलझे रहना है, हमें स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी डेवलप करनी है। तीसरी चीज ये है, अभी हम एक विकासशील राष्ट्र नहीं है, बल्कि एक निर्णायक शक्ति बन चुके हैं। ये दुनिया इस चीज को मान चुकी है, पश्चिम इसे जानता है, चीन इसे मान चुका है, दुनिया इसे स्वीकार करती है। लेकिन क्या मैं और आप इसको स्वीकार कर रहे हैं, इसमें डाउट है। क्योंकि हम में से बहुत लोग, क्योंकि अगर हमने ये बोल दिया कि हम सुपर पावर बन गए तो कहीं मोदी 10 साल का इलेक्शन तो नहीं जीत जाएगा, तो इसलिए इनको थोड़ा वो जो कॉलोनाइज्ड माइंडसेट जो हम में है उसको हमें कंट्रोल करना है। ये जो प्रधानमंत्री ने 2 साल पहले बोला था कि द माइंड नीड्स टू बी डीकोलोनाइज्ड, जो गुलामी की जो मानसिकता है वो हमें अपने भीतर में से निकाल के फेंक देना है। बड़ी शक्तियां, मैंने जैसे कि पहले भी बोला था कि अपने युद्ध खुद लड़ती हैं।
विकसित राष्ट्र मान्यता की प्रतीक्षा नहीं करते और वे अपने हित तय करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं और जरूरत हो तो कठोरता से उसे लागू भी करते हैं। और सिंदूर में हमने ये बोला है, हमने ये किया है और हमने इसे इतना तेज किया है कि दुनिया की कोई भी शक्ति आज में जो टॉप लेवल पे है वो सब सोचते ही रह जाते। देखिए, जो एटमी ताकत अपने आप को बोलते हैं ना, उसको आज तक किसी ने छुआ नहीं है। हम न सिर्फ छुए हैं, हमने उनके घर में घुस के उनके एटमी ताकत वाली जो प्राइड है ना, उस पे भी हमने एक मिसाइल दागा हुआ है, तो तभी वो घुटने पे आ गए हैं। बल्कि पाकिस्तान हमेशा एक DGISPR है उनका, वो एक बेकरी है जो बेकरी बनाती है। वो उनकी जो आर्म्ड फोर्सेस नहीं है, वो आर्म्ड फोर्सेस है, मतलब वो झूठ के दुकान है। और हम यहाँ पे इसरो, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और बेल जैसे संस्थाओं से मतलब नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज बनाते हैं। वो ये देखते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन रील और मीम कैसे बनाया जाए ताकि भारत को नीचे कैसे दिखाया जाए। देखिए, ये सब बना के वो कुछ जीतने वाला नहीं है, ये उसको समझना चाहिए। हमारी जनता को भी इन सब चीजों से बचना चाहिए। जैसे 5 रफेल गिरा दिए, ये कर दिए, वो कर दिए, भैया कहीं तो प्रूफ होना चाहिए ना। हमारे सारे पायलट सुरक्षित हैं, DG एरोऑप्स ने अपने ब्रीफिंग में कह दिया था। तो तुम किस चीज का सेलिब्रेशन कर रहे हो? ये किस चीज की जीत है? रात को 2:30 बजे तो तुम स्विमिंग करते हो। कोई जो इंसान जो सीधा मतलब जिसकी बुद्धि सीधी हो, वो ये सब काम नहीं करते। तो वो एक अजीब देश है जिसका वजूद ही सवाल निशान पे है। तो हमें उनके साथ अपने आप को इक्वेट नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्षति केवल एक मुद्रा नहीं, वो गति का नाम है। हमें अपने आप को उस पेस के साथ मैच करना है जो एक सुपर पावर से एक्सपेक्ट किया जाता है। हमें अपनी स्थिति को मजबूत करके रणनीतिक स्पष्टता रखनी चाहिए, आर्थिक महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाना चाहिए। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी से एक सुपर पावर नहीं रह सकती। हमें 15 ट्रिलियन 20 ट्रिलियन के बारे में सोचना चाहिए। अब कैसे 15 ट्रिलियन 20 ट्रिलियन बनेगा? कम से कम हमारे पास ऐसी 5 कंपनियां होनी चाहिए जिसकी खुद की टर्नओवर 2 ट्रिलियन से ऊपर हो, जैसे एप्पल है, जैसे अमेजोन है, जैसे टेस्ला है। वैसे कंपनीज यहाँ पे नहीं बनेंगे तो हम बिल्कुल उसमें बने रहने की जो हमारी जो कैपेबिलिटी होगी वो डाइल्यूट हो जाएगी आगे जाके। तकनीकी आत्मनिर्भरता पे हमें ध्यान देना है, क्योंकि AI जैसी टेक्नोलॉजीज हम खरीद के इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये अकेली टेक्नोलॉजी है। ये मैंने भारत के पॉलिसी कॉरिडोर्स में कई बार दोहराया है, उनको समझ नहीं आता ये बात, लेकिन इस जंग ने कुछ तो एहसास दिलाया होगा, ये मेरा उम्मीद है। और मैं चाहता हूं कि ये इस पे अमल करे और काम करे। और राजनीतिक एकरूपता चाहिए। अभी देखिए, थोड़ा बहुत तो हमें देखने को मिला है। देखिए, हमेशा ये जरूरी नहीं है कि पार्लियामेंट में एक दूसरे को गाली गलौज कर लो, नीचे दिखाने के लिए कुछ भी बोल दो। और मोदी विरोध और बीजेपी विरोध के चक्कर में ये लोग जो राष्ट्र विरोध कर बैठते हैं, इससे थोड़ा बचिए। आप जनता की सेवा कीजिए, जनता आपको वोट देगी। आप ये बोलिए कि मैं इसको बेहतर कैसे कर सकता हूं, ये जरूरी नहीं है कि किसी और को नीचे दिखाना। ये एक और चीज मैं कहना चाह रहा था। और सबसे महत्वपूर्ण, धर्म आधारित आत्मविश्वास, न कि हमें अपने आप को नीचे देखने की जरूरत नहीं है। हमारी कल्चरल हिस्ट्री बहुत रिच है, हमारी जो हेरिटेज है वो बहुत पावरफुल है। और हमें अपने जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उसको थोड़ा फ्री करना पड़ेगा। मंदिरों को पहले स्टेट के सब्जेक्ट से हटा दो और मंदिरों को ये पावर दे दो कि वो गुरुकुल की स्थापना हो, ताकि वेद उपनिषद और उसके ऊपर अगर हम आधुनिक टेक्नोलॉजी को बिल्ड कर पाए, वो भारत को एक अलग लेवल पे लेके जा सकता है। अभी हमारा बिगेस्ट प्रॉब्लम ये है, आज भी एक अपनी ही बहन जो है जो अरेस्ट हुई है जी, पाकिस्तान के एजेंट के तौर पर स्पाई बने हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी जो एजुकेशन प्रणाली जो मैकॉले के द्वारा जो स्थापित है, उसने कहीं कहीं लोगों का बेड़ा गर्क करके रखा है। आधे लोगों को सच और झूठ का पता ही नहीं है। उनको देखिए, एक तरह से एक रिलीजन है जो मिलिटराइज होकर बैठा हुआ है और दूसरी तरह आपको अपना बेसिक्स ही नहीं पता। तो इसलिए हमारी जो एजुकेशन है हमें स्टार्ट करना पड़ेगा।
और फिर जाके हम इस स्टेटस जो हमारी जो अभी हम जहाँ पे हम आ चुके हैं उसको हमें अगर कायम रखना है, उसको अगर हम एक बहुत बेहतर बात ऐसे सुधाकरन साहब ने कही है तपेश जी कि जब आपका अगर युद्ध होगा, आपको युद्ध करना पड़ेगा तो कोई आपके साथ नहीं आएगा, क्योंकि हर कोई आपकी सफलता को लेकर जिस तरीके से वैश्विक परिवेश में आप आगे बढ़ रहे हैं, हर कोई आपसे जल रहा है, आपसे चिढ़ रहा है। आप आर्थिक तौर पर एक बड़ी शक्ति बन रहे हैं, आप सैन्य शक्ति बन चुके हैं, लगातार आप ग्रोथ कर रहे हैं, आप चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुके हैं, आप तीसरी बनने जा रहे हैं। तो जब आप युद्ध करेंगे तो कोई आपके साथ नहीं आएगा। और यहां पर भी हमने देखा कि कोई भी ऐसा देश नहीं था जो भारत के साथ तटस्थ तौर पर खड़ा हो, जैसे कि पाकिस्तान के साथ चाइना खड़ा हो गया, पाकिस्तान के साथ टर्की खड़ा हो गया। तो इस कूटनीति को लेकर आप क्या कहेंगे तपेश जी? ये बात बिल्कुल सही है। जब आप सुपर पावर होते हो तो आपके चार दोस्त अपने आप ही बन जाते हैं। कमजोर आदमी से कोई दोस्ती नहीं करना चाहता। और दूसरी बात, जब आप उस पावर की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो ऑब्वियसली आपको नीचे गिराने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि इसलिए पावर के साथ में आपके दोस्त भी बनेंगे। इट इज लाइक कि जो पावरफुल है उसके चार लोग आसपास घूमने वाले मिल ही जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा इशू इसमें यह है कि जब हमने इस ऑपरेशन की बात की थी तो हमने पूरे वर्ल्ड में सभी बड़े बड़े देशों से बात की थी, और चाहे वो हमारे सपोर्ट में आए नहीं आए, तो आत्मविश्वास में और इस बात में हमारे अंदर कभी कमी नहीं थी। जब प्रधानमंत्री ने बोल दिया था और हमने सारे देशों को ये बोल भी दिया था कि हम अपनी चूजिंग पे, अपने टाइम पे इसको पनिश करेंगे, टेररिस्ट के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, जो पूरे वर्ल्ड को पता था। कब करेंगे, कैसे करेंगे, ये किसी को नहीं पता था। लेकिन कोई सपोर्ट में नहीं भी आया या किसी ने मना भी किया तो हम रुके नहीं, हम बिल्कुल भी नहीं रुके। हमने अपनी चूजिंग पे अपने तरीके से उन टारगेट्स को हिट किया। और इसीलिए कोई भी जो चीज होती है वो फाइनली आज की डेट में बीइंग इकोनॉमिकल वर्ल्ड, तो जिसके पास पैसा है, जिसकी इकोनॉमी अच्छी है, वही तो पावर करता है। चाइना ने कौन सी लड़ाई लड़ ली? चाइना तो सिर्फ पीछे से प्रॉक्सीज ही करता है। चाइना भी चाहता है कि पाकिस्तान और इंडिया ऐसे ही उलझते रहे। मतलब सबके अपने अपने इंटरेस्ट है। टर्की अरब वर्ल्ड का नेता बनना चाहता है तो वो पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर नेशन है तो उसका साथ देके वो अपने आप को सबके सामने बड़ा बनाना चाहता है। तो सब पावर का ही खेल है, सब लोग पावर ही चाहते हैं, सब रिकॉग्निशन ही चाहते हैं। तो इंडिया इस राह पे बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। और जिस तरह से हमारी इकोनॉमी, चाहे कोरोना हो या उसके बाद हो, जिस तरह से बढ़ रही है, जो भी हमारे साधन है वो बढ़ते जा रहे हैं। और सुपर पावर मेरे हिसाब से मतलब मैं अपने आप को पावरफुल आज कहने लगूं और तो पहले तो वही बोलना पड़ेगा, तभी तो दुनिया बोलेगी। तो अगर मैं अपने आप को पावरफुल कहूंगा, या मैं अपनी इंडिविजुअल बात कर रहा हूं, मैं बोलूं मैं बहुत पावरफुल हूं, अगर मैं ही अपने आप को कमजोर बताता रहूंगा तो दुनिया आपको पावरफुल कैसे बोलेगी? तो इसलिए वो तो बहुत जरूरी एस्पेक्ट है कि मैं अपने आप को बोलूं मैं पावरफुल हूं, मैं सुपर पावर हूं। जो भी तरीका है बोलने का वो तो बहुत ही जायज बात है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन इंडिया को अपनी इकोनॉमी और सबसे बड़ी चीज जो इकोनॉमी के साथ साथ जब आता है तो खतरे भी आते हैं। जैसे यही बात निकल के आई कि पड़ोसी भी जलते हैं, तो उस जलन को मिटाने का सबसे बड़ा कारण और तरीका यही होता है कि हम अपने आप को इतना स्ट्रांग कर लें और मिलिट्रीली भी इतना स्ट्रांग कर लें, जिसका जो तभी हो सकता है जब इंडिजिनाइजेशन अपना हो, जो चल रहा है। और उसी की वजह से आपकी सप्लाईज हो या कुछ भी हो, बिकॉज आप मार्केट से कब तक हथियार खरीदते रहेंगे? जब मार्केट से हथियार खरीदेंगे आपको पता नहीं लड़ाई में वो देश किसके साथ जाके बैठ जाए, किसकी गोद में बैठा होगा, क्या आपको खतरा होगा उससे। तो मिलिट्रीली आपको स्ट्रांग होना, जब भी आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग होंगे, मिलिट्री आपकी साथ साथ स्ट्रांग होनी बहुत जरूरी है। और वो इंडिजिनाइजेशन से ही हो सकती है। और ये निकल के भी आ गया इस ऑपरेशन में। हम जिस तरह से हम प्रोड्यूस कर रहे हैं या और दुनिया को बता रहे हैं कि हमारे इंडिजिनस वेपन्स ने क्या किया है, तो ये बहुत जरूरी एस्पेक्ट है। एजुकेशन और अदर चीजें तो वो तो वेल अंडरस्टूड है कि हम कहाँ पे पिछड़े हुए और कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए और कहाँ खत्म होना चाहिए। बट शायद ये गवर्नमेंट को लगेगा इस ऑपरेशंस के बाद कि हम जिन जिन एरियाज में लैग कर रहे थे इंडिजिनाइजेशन में या प्रोडक्शन में, वो चीजें हम आगे बढ़ाएं और ज्यादा से ज्यादा फंड एंड पावर और जो भी सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से मिल सकता है वो प्रोवाइड किया जाए। सुधाकरन साहब, इस पूरी स्थिति में आप अमेरिका की भूमिका को किस तौर पर देख सकते हैं? क्योंकि अमेरिका ने जिस तरीके से, यूएस ने जिस तरीके से एक्ट किया, ट्रंप ने जिस तरीके से एक्ट किया, ये माना जाए कि उसने ये बता दिया कि साहब लाठी भी मेरी और भैंस भी मेरी, हमको अब क्या यूएस पे उस तरीके से भरोसा करना पड़ेगा, करना चाहिए? देखिए, वो बोल सकते हैं ना लाठी उसकी है ना भैंस उसकी है, वही सच्चाई है।
ट्रंप कुछ भी बोल सकता है। ट्रंप एक गुलाटी मारने वाला बंदर है, तो कभी उस तरफ मारेगा, कभी इस तरफ मारेगा। ट्रंप कल सुबह क्या कहेगा वो कोई नहीं बता सकता, वो ट्रंप खुद ही नहीं बता सकता, ठीक है। क्योंकि जो स्टेटमेंट्स ट्रंप से आए हैं 2 दिन पहले उसकी जो उपराष्ट्रपति हैं जेडी वांस, उन्होंने ये कहा था कि हमारी इस लड़ाई से कोई लेना देना ही नहीं है, बिल्कुल ठीक, हमारा कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। और फिर उन्होंने गुलाटी मार दी, और अभी सुनने में ये आ रहा है कि 60 बिलियन का एक इन्वेस्टमेंट हुआ है ब्लॉकचेन फर्म में, जो पाकिस्तान का उसमें हाथ है, और ट्रंप की फैमिली उसकी 60% का ओनरशिप रखती है। अभी ये एक डेवलपिंग स्टोरी है, हम इस पे गौर करेंगे और देखेंगे कि इसका ट्रंप के निर्णय में कितना असर रहा है। बहरहाल हमें ट्रंप, या मैं वही कह रहा हूं बार बार, मैं एक ही चीज दोहराऊंगा, संदेश स्पष्ट है, इंडिया हैज अराइव्ड एट द वर्ल्ड स्टेज जी। इसकी देखिए एक लाइन अगर मैं कहूं तो ऑपरेशन सिंदूर में 10th इसको हमें एक सुपर पावर डे करके मनाना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि मतलब अभी तक हमें खुद ही नहीं पता था, ना दुनिया को पता था, ठीक है भारत एक ताकत है, लेकिन अभी भारत एक सुपर पावर बन चुका है। ये हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, मई 10th को सेलिब्रेट करना चाहिए। तो ये हम किसी पे पिगीबैक करके नहीं आए, हमने खुद अपने बलबूते पे, अपने कॉम्पिटेंस के और अपने डिलीवरी के आधार पे हम ये कह रहे हैं कि हम एक सुपर पावर हैं, और हम ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। जैसे हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, जैसे हम अगस्त 15 को सेलिब्रेट करते हैं, अभी विजय दिवस मत सेलिब्रेट, अभी सेलिब्रेट योर पावर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज अ रिक्वेस्ट। मैंने ये काफी प्रोपेगेट किया, मैं चाहता हूं कि इसको हम वायरल कर दे, ताकि प्रधानमंत्री इसको, अगर पाकिस्तान एक हार को इतना सेलिब्रेट कर सकता है तो हम अपने जीत को क्यों ना सेलिब्रेट करें। और सेलिब्रेशन सिर्फ जीत का नहीं होना चाहिए, सेलिब्रेशन हमारे न्यू स्टेटस का होना चाहिए, सेलिब्रेशन हमारे न्यू पावर का होना चाहिए। इनफैक्ट इसके लिए एक, जैसे हम लोग एक कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्मृति बना देते हैं, नेशनल एक सिंबल बनना चाहिए, ताकि हम सब जाके गर्व का जो फीलिंग है उसको महसूस कर पाए। देखिए विद एवरी पावर उसमें प्राइड होना चाहिए जनता में। आज के डेट में जो 0.5 इकोसिस्टम जो देश के खिलाफ लड़ रही है अंदर ही, उसमें वो प्राइड की कमी है, और वो प्राइड की कमी इसलिए हुई है क्योंकि हमारी एजुकेशन में कहीं ना कहीं खामी रही है, हमारी परवरिश में कहीं ना कहीं खामी रही है, और हम थोड़े हमेशा शंका में रहे हैं। तो हम यहाँ पे तुष्टीकरण से नहीं आए हैं, बल्कि आत्मविश्वास से नेतृत्व करने के लिए आए हैं। हमें विश्व गुरु बनना है, हमें गुरु के साथ विश्व बंधु के तौर पे काम करना है, हमें किसी को हमारे नीचे नहीं लेके जाना है, हमें जो ग्लोबल साउथ है उनको अपने साथ लेके चलना है, और हमें उन सबको एम्पावर करना है। बिल्कुल आपने सही कहा सुधारम साहब के मानवता का संदेश देते हुए वासुदेव कुटुंबकम की